राज जी ने मुझे कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ। और ये ठीक है, टीवी रेडियो मैगजीन के लिए लिख चुके, पर फिल्मों में मैंने कुछ भी नहीं किया था। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी में मुझे लगा कि है बनाई, गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे यकीन सा नहीं हो रहा। कि मुझसे ये कहा कि आप अपनी स्टोरी रजिस्टर कराइए रंजीत स्टूडियो में जाके, राइटर्स एसोसिएशन। कैन यू बिलीव इट? ही कुड हैव टेकन द स्टोरी, टोल्ड मी कि नहीं, हमको तो नहीं अच्छी लगी। उसके पोस्टर्स लगे हुए थे और उनमें मेरा नाम उतना ही बड़ा था जितना डायरेक्टर। एक बार मुझे विनोद खन्ना मिले थे, पास आके बोले कि आपने मेरा रोल इतना छोटा क्यों रखा है? और यश जी ने तो अपनी 4-5 बड़ी बड़ी फिल्म जो नहीं चली उसके बाद बनाया। विनोद के साथ लिखना कोई आसान काम नहीं है। वो पहले दिन उसको कहते हैं बहुत ही अच्छा है काम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगले दिन फिर कहते हैं अभी और कोशिश करिए। कामना जी, वेलकम टू स्क्रीन स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप तो बहुत एक्सटेंसिवली काम कर चुकी हैं, पर हमने देखा था कि आप अभी इफ़ी गोवा गई थी जी। आपकी फिल्म 1942 लव स्टोरी का रिस्टोर्ड वर्जन का प्रीमियर था, 4K रिस्टोर्ड वर्जन, जो हमने सुना है कि अभी थिएटर्स में भी आ रही है। हाँ, जनवरी में। हाँ, जनवरी में। तो अगर आप बता सकते कि वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ गोइंग टू द फेस्टिवल, वॉचिंग अ फिल्म दैट यू मेड ओवर 30 years ago, और उसको एक नए फॉर्म में देखना। हाउ वाज दैट लाइक विथ द डायरेक्टर हु इज़ आल्सो योर सन इन लॉ? तो वो भी थे वहाँ पे, तो पूरी टीम के साथ देखना बड़े पर्दे पे फिल्म फेस्टिवल पे कैसा था? वाज इट नॉस्टैल्जिक? हाउ वाज इट? बहुत अच्छा लगा जब विनोद ने मुझे कहा कि आप आइए और मेरी फिल्म का वहाँ दिखा रहे हैं, तो आपने लिखी इतने सालों पहले, तो आपको होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई कि कैसे हम लोगों ने लिखना शुरू किया था। एक्चुअली मेरी सबसे पहली फिल्म तो थी प्रेम रोग जी, राज कपूर जी की बनाई हुई। जी। मेरे हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। जब उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, उसके पहले मैं बहुत कुछ लिख चुकी थी दिल्ली, मैगजीन्स के लिए, रेडियो के लिए, और इवन टेलीविज़न। वो शुरू हो गया था। हाँ। मैं आपसे तब की बात कर रही हूँ जब टेलीविज़न पहली बार लोगों ने देखना शुरू किया था, तो दिल्ली दूरदर्शन। तो वहाँ पे भी मैं काम कर चुकी थी। तो एक मेरे मन में बहुत उत्साह था कि भाई अब बम्बई जाएंगे, अब वहाँ कुछ करने का मौका मिलेगा। तो हुआ भी ऐसा कि जब यहाँ आए और जो कंपनी ने हमको घर दिया था उसकी तैयारी में 1-2 महीना लग गया, तो हम लोग होटल में ठहरे हुए थे और तब मेरे पास बहुत वक्त था। तो उसी वक्त में मैं इतने लोगों से मिली। रेडियो स्टेशन उधर शहर में, वो भी पास था, और दूरदर्शन भी। तो मैंने वहाँ जाना, तो मुझे इतना इनकरेजमेंट मिला कि हिंदी की यहाँ इतनी कदर थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत लिखने वाले हैं, हिंदी भाषा वहाँ की मेन भाषा है। यहाँ जब मैं आई और जब मैं गई रेडियो स्टेशन और सब जगह मैगजीन्स के लिए मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा कोई वापस ही नहीं आया। मतलब मैंने जितने प्लेस भेजे, कहानियाँ भेजी छपने के लिए, या रेडियो पे बहनों का प्रोग्राम एक होता था, उसमें मैं कहानियाँ, कुछ भी स्किट्स, कुछ भी, बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मेरे मन में ऐसे ही हुआ कि भाई एक कहानी में फिल्म के लिए, राज कपूर साहब मेरे फेवरेट कहना चाहिए, बहुत डायरेक्टर, उनकी आग फिल्म मैंने देखी थी। उसको देख के हम लोग इतने, तब शायद मैं 8th-9th क्लास में थी, तो वो देख के हम लोगों के इतना असर हुआ, क्या फिल्म बनाई, अलग थी औरों से। तो मेरा मन में आया और मैंने डायरेक्टरी में नंबर देख के आरके स्टूडियोज़ का
कैन यू बिलीव इट कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि वो इतना मेरे लिए एक कॉल जो मैंने की, उन्होंने तो नहीं फ़ोन उठाया, उनके सेक्रेटरी ने, और मुझे कहा कि आप कहानी उनके असिस्टेंट को सुनाएंगी क्योंकि राज साहब तो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा और अगर असिस्टेंट को मेरी कहानी नहीं पसंद आई, और उसने मना कर दिया क्योंकि इट्स ए क्रिएटिव थिंग, हर एक की ओपिनियन अलग होती है हर कहानी के बारे में। ही सेड ओके यू लीव नंबर, आई विल कॉल यू। एंड कैन यू बिलीव विद इन अ वीक दे कॉल्ड मी। और राज साहब ने को मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी। इट वाज आई थिंक हम 77 में यहाँ आए, इट वाज 78 और 79। अच्छा। तो उन्होंने वो कहानी सुनी और इस तरह से प्रेम रोग बन गई, इतनी बड़ी फिल्म बन गई वो। और उसके बाद यश जी ने तो चांदनी के लिए मुझे खुद ही बुला लिया था। जी हाँ। पर जब आप राज कपूर जी से मिली, मेरे ख्याल से आप देवनार कॉटेज में ही मिली होंगी उनसे। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उस टाइम इतनी आई डोंट थिंक इतनी जो वुमेन स्क्रीन राइटर्स थी, मतलब, और आपने कभी काम भी नहीं किया था फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में तो आपको जानते भी नहीं होंगे वो। नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। तो वो एज समवन हु इज अ वुमन, अ न्यू कमर इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया? बहुत इज्जत दी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो हरीश बिबरा नाम था उनका, उनके सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे सब बताया कि आप कैसे आएंगी। नेपियन से रोड पे तब हम रहते थे। तो उन्होंने कहा आपके हाँ कि आ जाइए। मैंने कहा राज साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है। बोले हाँ उनसे ही है, आपने तो कह दिया था। मैंने कहा हाँ। तो मैं ठीक टाइम पे पहुंच गई, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और उसके बाद बोलिए चलिए। और राज जी ने मुझे कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ, और ये ठीक है टीवी रेडियो मैगज़ीन के लिए लिख चुके, पर फिल्मों में मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। नरेशन हुए, कहानियाँ हुई, बैठे। उन्होंने पहली मीटिंग में 2 कहानियाँ जो मैं सुनाई, उसमें से उन्होंने मुझे कह दिया था कि ये वाली कहानी, एक्चुअली मेरी हर फिल्म, मेरी 6-7 फिल्म बन चुकी हैं टोटल, हर एक फिल्म कुछ न कुछ कहीं एक बेसिक सच के ऊपर आधारित है। इसीलिए लोगों को अपील करती, क्योंकि वो कहानी दिल से कोई बैठ के ऐसे बुनते हैं। स्क्रीन प्ले इज रिटन ओवर द ईयर्स, मतलब टेक्स टाइम, बट द बेसिक स्टोरी शुड टच योर हार्ट, यू शुड फील द इमोशंस, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मेरी माँ ने एक मुझे कहानी सुनाई थी गांव के ज़मींदार की बेटी की, और वो कहानी कहीं मेरे दिमाग में रह गई। और मैंने उनकी जो राज साहब की सब फिल्म्स देखी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी में मुझे लगा कि है बनाई, गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे यकीन सा नहीं हो रहा कि ये हो सकती है क्या, इज़ इट पॉसिबल। तो इसलिए मैं, हालांकि मैं, हमारे फेवरेट एक्टर उन दिनों को देवानंद साहब होते थे। सब लड़कियां उस टाइम में देवानंद साहब के पीछे दीवानी थी कि भाई वो बहुत ही अच्छे, पर वो एक्टर थे, वो भी फिल्म्स बना रहे थे। पर राज साहब से मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना थी, और मैं गई, और उन्होंने मुझे जो इज्जत दी कि मुझे फील ही नहीं हुआ, इतनी अच्छी तरह प्रेम रोग बन गई। और मुझे वो हर ओकेजन पे जहाँ उनको लगता था कि कहानी के मोड़ पे, जैन ने स्क्रीन प्ले लिखा था, राजी ने मुझे पूछा कि आप इन्वॉल्व होना चाहेंगी स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। मैंने उनको करीब 100 पेज लिख के दिए थे। अच्छा। बेसिक स्टोरी के। इट वाज मोर देन 100 पेजेस, 120। और वो उन्होंने 3-3, 4-4 नरेशन हुए, और हंसते थे हंसी की जगह, और जहाँ बहुत उस लड़की के साथ जो हुआ उसको वो महसूस करते थे। पर उस वक्त मुझे, मेरे बच्चे भी उतने बड़े नहीं थे कि, और मुझे लगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कहानी हो गई। तो मैंने कहा राज साहब मुझे स्क्रीन प्ले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा जैनेन्द्र जी को बुलाते हैं, उन्होंने वो शुरू किया, और मुझसे ये कहा कि आप अपनी स्टोरी रजिस्टर कराइए रंजीत स्टूडियो में जाके, राइटर्स एसोसिएशन। कैन यू बिलीव इट, ही कुड हैव टेकन द स्टोरी, टोल्ड मी कि नहीं हमको तो नहीं अच्छी लगी, और फिर कुछ अपना स्क्रीन प्ले बुन के, नो ही टोल्ड मी यू जस्ट दीज रजिस्टर्ड दीज 100 पेजेस, माय मैन विल कम, आप ओरिजिनल आप ले जाइए, कॉपी हमको दीजिए।
फिर हमने स्क्रीन लिखी। और जब प्रेम रोग की 9-10 रील बन गई थी, उस वक्त मेरे हस्बैंड को एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिल गया। अच्छा। और हम लोग 3 साल के लिए बाहर चले गए, जाने वाले थे। तो मैंने उनको बताया कि राज साहब अभी तो 9-10 रील बनी है, पर हम तो बाहर जा रहे हैं, हांगकांग ट्रांसफ़र दिया था। तो उन्होंने बुलाया, वो दिखाई 9-10 रील, हमारी राय पूछी कैसा लगा आपको ऐसे इंसान। और फिर उन्होंने ऐसा हुआ बाई चांस कि हम छुट्टियों में हर साल आते थे इंडिया वापस, और जब मैं आई तो उस वक्त प्रेम रोग रिलीज़ होने वाली थी, या शायद हो गई थी। प्रीमियर मैंने उसका अटेंड नहीं किया था, लेकिन उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, और उनमें मेरा नाम उतना ही बड़ा था जितना डायरेक्टर, स्टोरी राइटर तो मैं ही थी, कामना चंद्रा, बाकी स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जितने बड़े सबके नाम थे। तो इससे ज़्यादा इज्जत और वो मुझे क्या दे सकते। तो आज भी मुश्किल से मिलती है इतना बड़ा नाम राइटर का, इतना बड़ा नाम जितना राज जी का था। पर आपने जब सत्यम शिवम सुंदरम देखी तो आपको लग रहा था कि, क्योंकि मुझे भी उसमें लगा था कि थोड़ा वो ग्लैमर उसमें ज़्यादा था, फोकस था, आपको लग रहा था कहीं कि राज जी को बोलो कि ये पिक्चर ऐसी ना बनाए? इतनी तो मेरी मतलब वो इतने पूजनीय थे कि उनसे ऐसी छोटी बात कह के मैं क्योंकि वो तो इतनी फिल्म्स बना चुके थे। खाली सत्यम शिवम सुंदरम में मुझे लगा था कि थोड़ा रियलिटी से वो हट गए, और फिर भी मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरी कहानी को, जो दूसरी कहानी थी उसमें थोड़ा ग्लैमर आ सकता था, लेकिन उन्होंने ये गाँव वाली कहानी और ये विडो की स्टोरी उसको इतनी अच्छी तरह दिखाया। जो 9 रील हमने देखी तो मैं भी देख के, मतलब मैं आपको क्या बताऊं उस दिन मुझे क्या फीलिंग हुई कि हर एक सीन उन्होंने इतनी फीलिंग से बनाया था। तो वो पिक्चर इतनी बड़ी वो हो गई, उसको सारे अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट हीरोइन, मेरा नाम नॉमिनेटेड, हाँ, बेस्ट स्टोरी के लिए, लेकिन शायद नमकीन को मिला था या किसी को, गुलजार साहब, हाँ। लेकिन उस पिक्चर की इतनी तारीफ हुई, और कि यश जी ने तो फिर मुझे बुलाया, और उनके साथ भी कुछ ऐसा रहा कि पहली नरेशन में ही उनको कहानी पसंद आ गई। जब उन्होंने बुलाया, हाँ, तब तक हम हांगकांग से वापस आ गए थे, फिर हम यहाँ बम्बई में थे, तो उन्होंने बुलाया कि आपको कोई कहानी, वो उस वक़्त शायद उनकी 3-4 मूवीज़ थोड़ा नहीं चली थी, बड़ी बड़ी पिक्चर, मशाल, हाँ, काला पत्थर, और तो पर वो सारी अलग फिल्म थी, एक्शन फिल्म्स थी। आई थिंक चांदनी फिर उन्होंने, हाँ, आई थिंक सिलसिला के बाद उनकी पहली रोमांटिक फिल्म जो चांदनी थी। हाँ, बिल्कुल फ़र्क, हाँ, बीच में अलग फिल्म। उनसे भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने भी इतनी मुझे इज्जत दी कि जो भी मैं उनको, खाली उन्होंने शुरू में जब कहानी हम डेवलप कर रहे थे, और उनको भी मैंने वो 100-150 पेज लिख के दिए थे, तो उन्होंने कहा कामना जी, ये जो हीरो हीरोइन कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, कुछ सोचिए और जो कुछ हम नया कर सकें। तो तभी मेरी एक कहानी धर्मयुग में पब्लिश हुई थी, उसका नाम था बड़े लोग। उसमें एक लड़की शाहजहाँपुर से आती है, और छोटी जगह से, पर वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो जब वहाँ आई शादी में, वो फूफा जी बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, वहाँ वो आती है, और वहाँ ये लड़का फूफा जी के बेटे के साथ मेडिकल में पढ़ता है। वो उसको देख के, वो इतनी सुंदर है कि उसने उसको जब पहली दफ़े देखा, तो ये जो मेरी कहानी है बड़े लोग, धर्मयुग में कहानी पब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी, क्यों कि धर्मवीर भारती 10 कहानियाँ लौटाते थे, तो शायद उनको एक पसंद आ जाए, तो उन्होंने ये बड़े लोग छापी थी। तो इसमें वो लड़की पहली दफ़े कहती है कि मैंने अपने लिए ये संबोधन पहली बार सुने थे, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो प्रिटी ना, वरना शाहजहाँपुर में तो मैं अपनी गोरी माँ की गोरी बेटी थी बस, लेकिन यहाँ के कि पहली दफ़े जब तुमने मुझे देखा, तो तुमने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं ठिलाना भूल गई, मेरे घुंघरू बने, मैं काली ड्रेस पहन के लॉन में घूम रही थी, और तुम्हें मैं जानती भी नहीं थी, और तुम आए, तुमने वहाँ खड़े होकर कहा कि ये
लाल गुलाब अपने बालों में लगा लीजिए, आपके चेहरे और दुपट्टे से एकदम मैच कर रहा है। और मैं खिलखिला के हंस पड़ी। तो वहाँ उस लड़की की, जो हमारा ऋषि कपूर हीरो है और श्रीदेवी चांदनी, ऐसे मुलाकात हुई थी। तो यश जी को ये बहुत पसंद आया। तो मेरी वो बड़े लोग कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे आज भी वो अपनी बेस्ट कहानी लगती है, वो उसके अंदर आ गई फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में दूसरा जो भी मैंने लिख के दिया था वो उनके साथ बैठ के मैंने डेवलप किया। ये टाइटल कहाँ से आया चांदनी? वो यश जी ने। यश जी। यश जी। मुझे टाइटल एक तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जो हॉलीवुड में हम देखते थे कि सनशाइन पे बहुत फोकस होता था कि कोई भी लड़की अगर ब्राइट है तो सनशाइन है, पर इसमें चांदनी थी, चांद से रिलेटेड थी। और उन्होंने इतने सुंदर वाइट जो कपड़े पहने थे। तो आपको ऐसा लगा कि आपकी स्टोरी पे जो है उन्होंने ऐसे 4 चांद लगा दिए, यश चोपड़ा ने जैसे डायरेक्ट किया उसको, जो कॉस्ट्यूम्स थी, जिस तरह से गाने शूट किए, जिस तरह से गाने बने जी, तो बिल्कुल। और कास्टिंग इतनी अच्छी हुई, कास्टिंग इतनी अच्छी हुई कि एक बार मुझे विनोद खन्ना मिले थे। मतलब मेरे साथ तो सब इतने पोलाइट और इतने अच्छी तरह बात करते थे कि पहली दफ़ा वो मेरे तो पास आके बोले कि आपने मेरा रोल इतना छोटा क्यों रखा है। मैंने कहा आप थोड़ा बाद में उसकी ज़िंदगी में आते हैं, पहले ऋषि कपूर आ गया। तो वो भी पिक्चर बहुत अच्छी बन गई। हाँ, इससे मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले वाले ड्राफ्ट में जो श्रीदेवी का चांदनी का कैरेक्टर और जो विनोद खन्ना जी का कैरेक्टर, उनकी शादी हो जाती है सेकंड हाफ में, ऐसा कुछ था? जो हम विनोद नहीं, अच्छा, विनोद खन्ना से शादी नहीं होती। अच्छा, पहले के ड्राफ्ट में नहीं, विनोद खन्ना तो बाद में आते हैं। हाँ, और उसकी लाइफ में वो तो वो अपना घर छोड़ के जिससे उससे प्यार हुआ था। हाँ, एक ड्राफ्ट में ऋषि कपूर से शादी हो जाती, से शादी की बात मैंने लिखी थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि उतने उसके बाद घर छोड़ना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। पर यश जी को ना शादी और तो उन्होंने तो मैंने सोचा कि भाई वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने बहुत फिल्म्स बनाई हैं, इट्स हिज मूवी, बट मेरी कहानी के साथ पूरा इंसाफ किया। और दोनों फिल्म्स इतनी बड़ी हो गई और लोगों को इतनी पसंद आई कि मुझे बहुत उत्साह मिला। मुझे उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं जाती बहुत वो करती, कुछ बात बनती चली गई जिसको कहते हैं। उसके बाद 1942 लव स्टोरी की। ऋषि कपूर तो आपको जानते होंगे क्योंकि आपने राज कपूर साहब से अच्छी तरह बहुत अच्छा। जब मैं जाती थी प्रेम रोग की शूटिंग के लिए, वो लोग मतलब आके राजी उनसे ही कहते थे कि ये कहानी की जननी है, इन्होंने इस कहानी की शुरुआत की है, जाके उनसे पूछिए, ऐसे बुला के मतलब इतनी अच्छी तरह बात करते थे कि लगता ही नहीं था कि हम कहीं बाहर से आए हैं। हम हांगकांग से आए 1-2 बार बीच में, तब भी मिलने गए। तो राज जी ने राम तेरी गंगा मैली हो गई के प्रीमियर पे भी हम यहाँ आए होते, हमको बुलाया और सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि प्रेम रोग कामना जी की। ऋषि कपूर ने आपको नहीं बोला कि आपने मेरा कैरेक्टर्स लिखा कि मैं आधी फिल्म में व्हील चेयर पे हूँ? क्योंकि कहीं तो दिक्कत हुई होगी उनको। नहीं, उन्होंने मुझसे तो कभी ऐसा नहीं कहा। और बल्कि वो उसके बाद कभी भी मिलते थे तो कहते थे कि कामना जी आपकी 2 फिल्मों में मैंने काम किया। मैंने कहा अरे मैंने सोचा भूल गए होंगे आप। बोले अरे कैसे भूल सकते हैं, आपकी 2 बड़ी फिल्मों में मैंने काम किया। बहुत बहुत प्यार से, इज्जत से पेश आते थे। तो यश चोपड़ा और राज कपूर में एज डायरेक्टर्स आपको क्या सिमिलैरिटी दिखी, कि दोनों में क्या सिमिलर था, क्या डिफरेंट था, क्योंकि दोनों ही इतने आइकॉनिक फिल्म मेकर्स हैं? दोनों ही बहुत, मतलब जब मैं उनसे मिली हूँ तब तक वो कितनी फिल्में बना चुके थे जी। तो मैं तो उनके कंपैरिजन में अपने को कुछ ये नहीं समझती थी कि मैं आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि दे हैव टेकन माय स्टोरी। उनको इतनी अच्छी लगी कहानी कि उस पर उन्होंने फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है।
और यश जी ने तो अपनी 4-5 बड़ी बड़ी फिल्म जो नहीं चली उसके बाद बनाया, पर उन्होंने मुझे पहली दफ़े ही कह दिया था, मुझे आपकी ये कहानी बहुत पसंद, लिखिए, डेवलप करिए, जितना कर सकती हैं करें। बहुत समय दिया मुझे, पर मैं स्क्रीन प्ले में उन दिनों इन्वॉल्व नहीं हुई, न प्रेम रोग के और न, पर मेरी कहानी इतनी डिटेल होती थी कि वो एक एक सीन जो मैं सोचती थी, पर फिल्म की तरह सोचने का काम उन लोगों ने किया। उनका स्क्रीन प्ले में मेरा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। पर जब आपने देखी होंगी दोनों फिल्में, मुझे जो उनमें कॉमन लगता है कि एक तो वो दोनों ही गाने बहुत अच्छे शूट करते हैं, गाने बहुत अच्छे होते हैं दोनों में बहुत अच्छे, और दोनों में जो हीरोइन होती है उनकी बहुत अच्छा रोल होता है, उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया दोनों ने ही, और दोनों का कहानी में भी सेंट्रल रोल था। पर इवन देन उनकी सारी मूवीज़ आप देख लीजिए तो उसमें सारी जो वुमेन कैरेक्टर का बहुत प्रोमिनेंट होल्ड था। और एक जो बहुत ही मतलब ये एक बहुत क्यूरियस है कि दोनों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। दोनों की फिल्मों में बहुत ज़्यादा होता था। सफ़ेद रंग दोनों को बहुत पसंद था। और वो अपनी हीरोइन को बहुत ब्यूटीफुल दिखाना चाहते थे, बहुत। पद्मिनी कोल्हापुरे की तो मतलब जब उन्होंने मुझे बताया कि ये रोल करेंगी, इनको हम ले रहे हैं, तो मैंने कहा राजी, डू यू थिंक शी कैन डू जस्टिस विद दिस रोल? इट्स सो डिफ़िकल्ट। बोले बिल्कुल, मैंने इस लड़की को देख लिया है कि इसमें कितना टैलेंट है, कि आप देखिएगा। और वाकई उसने इतना अच्छा काम किया, उसको बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था प्रेम रोग के लिए। तो और श्रीदेवी तो थी ही वो तो एस्टेब्लिश थी, पर विनोद खन्ना भी उसमें जुड़ गए और हाफ फिल्म के लिए, तो सब माहौल एकदम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, इससे मुझे याद है कि मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि एक कहीं आई थिंक उन्होंने यश जी ने शूट भी किया था कि विनोद खन्ना श्रीदेवी को आग से बचाते हैं, ऐसा कुछ कि आग लग रही होती है। एक एक्शन उन्होंने बोला कि डालना पड़ा, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला था विनोद खन्ना है तो आप एक्शन डालिए थोड़ा, पर ऐसा तो कोई सीन नहीं था। नहीं, पहले डाला था फिर उन्होंने हटा दिया होगा। वो मैं कह रही हूँ ना कि स्क्रीन प्ले के साथ में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए मुझे जहाँ तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि आग में डालना। पर हाँ, विनोद खन्ना ने जो भी उनका रोल था बहुत अच्छा किया, लोगों को टच किया। सारी बात यह है कि कहानी छूनी चाहिए दिल को। हाँ, मैं ये भी सोच रहा था कि श्रीदेवी इतनी अच्छी कास्टिंग थी उसके लिए, क्योंकि वो भी ऐसी थी कि उनको नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव हैं, पर जब वही कैमरा रोल होता था तो वो एकदम फॉर्म में आ जाती थी। ये तो यश जी भी कहते थे कि ये चुपचाप बहुत कम बात करती हैं, बैठती, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ उसके बाद उनका दूसरा ही रूप होता। अपने रोल में वो इतना घुल मिल जाती हैं, तैयारी करके आती होंगी। 2-3 दफ़े मेरी मुलाकात हुई उनसे सेट पे, मैं गई जब, मैं कम ही जा पाती थी, लेकिन जब भी गई तो बहुत अच्छे से प्यार से नमस्ते करके मिलती थी। विनोद जी भी, ऋषि भी, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो 1942 लव स्टोरी में मतलब जो मैंने मेरे पढ़ने में आया कि आपको आपकी बेटियों ने बोला था कि आप विनोद चोपड़ा के साथ काम कीजिए। नहीं, ऐसा था कि ये 2 फिल्म बन चुकी थी और मैं और सोच रही थी कि कुछ करेंगे। तब तक मेरे तीनों बच्चे, विक्रम चंद्रा, वो तो जब हम हांगकांग गए थे तभी पढ़ने चला गया था अमेरिका। उसने वहीं से क्रिएटिव राइटिंग का सारा कोर्स किया और फिर उसने लिखना शुरू किया, और उसने ये रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एंड सेक्रेड गेम्स एंड लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। सो ही टीचेस क्रिएटिव राइटिंग एट बर्कली, और उसके साथ ही वो लिखते भी हैं। तब तक ये दोनों लड़कियां वहाँ पढ़ने चली गई थी। तो तनुजा तो कोर्स कर रही थी फिल्म मेकिंग में इन फिलाडेल्फिया, एंड अनुपमा ने जर्नलिज्म में किया था नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो मेरे हस्बैंड अपनी कंपनी के काम से अमेरिका जाते रहते थे, और क्योंकि मेरे तीनों बच्चे वहाँ थे और मैं तो कोई ऐसा जॉब कर नहीं रही थी, तो मैं भी इनके साथ चली जाती थी। तो वहाँ ही हमने, तब वो टेप पे फिल्म होती थी,
उसको कैसेट को लगाते थे। हाँ। तो ऐसे ही ये भी एक वो था, जब वहाँ रहते हैं तो कौन सी नई फिल्म आई चलो देख लेते हैं, तो हम कैसेट लाए परिंदा की और वो हमने लगाई और वो देखी। तो आप यकीन मानिए कि वो जो भी 2-2.5 घंटे की फिल्म थी वो हम चारों ने, विक्रम नहीं था पर ये दोनों लड़कियां, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने बैठ के लगातार, मतलब एक जना वहाँ उसमें से उठा नहीं। और इतनी अलग फिल्म थी वो, जो कुछ बन रहा था उससे, कि उसके पहले मैंने तो विनोद का नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि विनोद चोपड़ा उन्होंने बनाई थी फिल्म, पर मुझे कुछ मालूम था। तो तब तक नेशनल अवार्ड जीत गए थे, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, पर शॉर्ट फिल्म्स उनकी, हाँ, नाम नहीं था इतना। ऑस्कर के लिए भी शायद वो नॉमिनेट हुए थे, गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था बाकी का। तो अनुपमा ने मुझे कहा कि मम्मी अब तुम अपनी कहानी इसी डायरेक्टर को सुना दे। ये भी कुछ क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी। तो हम लोग 1 महीने में वहाँ से वापस लौट आए। और पर जिस तरह की फिल्म आप बनाती थी उससे परिंदा तो अलग थी ना, थोड़ी अलग डार्क थी, पर इतनी ज़्यादा अलग थी और इतनी हिलाने वाली फिल्म थी वो, कि मेरा मन हुआ कि हाँ, हालांकि मैं तो मारकाट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और लिखती भी नहीं हूँ, कभी मैंने कोई कहानी भी ऐसी नहीं लिखी है, लेकिन वो फिल्म कुछ इतने अलग तरीके से इंसान के उस पर उसका प्रभाव पड़ता है कि भाई क्या चीज़ बनाई। तो आपको लगा कि वो रोमांटिक फिल्म बना पाएंगे? नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं। अच्छा। मैंने सोचा मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी और हर एक डायरेक्टर कुछ अलग भी बना सकता है। तो मैंने फ़ोन लगाया नटराज स्टूडियो में, तब इनका ऑफिस होता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि वो भी विनोद ने नहीं उठाया था, किसी और ने उठाया था। अच्छा। उनके असिस्टेंट। मैंने कहा उन्होंने कोई कहानी सेलेक्ट कर ली कि अपनी नेक्स्ट? तो बोले नहीं, अभी तो नहीं किया, हम तो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना नाम बताया, मैंने कहा मैंने 2 फिल्म पहले लिखी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, तो मैं आ सकती हूँ क्या? तो वो बोले कल आप फ़ोन कर लीजिए इस वक्त। तो मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, उनका आ जाइए। इतना आसान था वो। उन्होंने देखी थी आपकी दोनों फिल्म, चांदनी और प्रेम रोग? उन्होंने पता नहीं देखी कि नहीं थी, पर मैंने बता दिया उनको। और तब तक मैं हाँ दूरदर्शन के लिए तृष्णा लिख चुकी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मीना वैष्णवी के साथ मैंने बहुत काम किया दूरदर्शन पे, कशिश लिखा और भी सीरियल हम लोगों ने लिखे। तो उन्होंने कहा, विनोद ने कहा आ जाओ। तो उनको भी मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी, तो उन्होंने सुनी 2-3 आइडियाज़ जो भी मैंने बताए, और उसमें से एक के लिए कहा कि हाँ इस पे हम सोच सकते, काम कर सकते। मैंने पढ़ा था कि पहले आप करीब लिख रहे थे दोनों साथ में। हाँ, वो पहले करीब लिखी थी, और करीब लिखने में ही 2 साल निकल गए। और करीब के कितने ड्राफ्ट लिखे वो मुझे याद नहीं। तो उनके साथ थोड़ा मतलब टफ था क्या कि वो बहुत ज़्यादा फीडबैक देते थे, बहुत बार ड्राफ्ट्स करते थे? विनोद के साथ, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट से भी पढ़े हाँ, थे। और विनोद ने मुझे ये भी कह दिया, जब मैंने कहानी उनके हाथ में दे दी लिख के, तो फिर मैंने कहा बस, फिर जब उन्होंने कहा आप आ जाइए तो डिस्कस करना है, मैंने कहा विनोद मैं तो अभी तक दोनों फिल्म में मैंने कहानी डिटेल में लिख के दी है, पर तो बोले मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। विनोद ने मुझे कहा कि जो भी मेरे साथ काम करता है उसके मेरे स्क्रीन प्ले में भी, और अगर आप डायलॉग भी कर सकती हैं तो मैं उस सब में आपको इन्वॉल्व करूँगा। तो हुआ क्या कि मेरे पास भी बहुत वक्त था। मेरे हस्बैंड तो काम पे जाते थे, वो सुबह 8 बजे जाने के बाद फिर शाम तक आते थे 6-7 बजे, और ये तीनों बच्चे अमेरिका में थे। अच्छा। तो मेरे पास सारा दिन का बहुत वक्त था। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि अच्छा आती हूँ। और विनोद ने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि अगर आप टीवी के डायलॉग लिख सकती हैं और इतनी कहानियाँ लिख सकती हैं, नहीं तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं। तो ऐसे विनोद ने मुझसे काम करवा लिया, इन द सेंस कि मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई कि
पहले हमने करीब लिखी, करीब के पता नहीं कितने ड्राफ्ट लिखे और फाइनल हो गई। बीच में मैं बाहर भी इन बच्चों के पास भी हो आई 1-2 बार, और एक बार कह दिया कि हाँ फाइनल है। उसके बाद जब लौट के आई तो मैंने कहा विनोद कब शूट कर रहे हो, शूटिंग शुरू क्या? बोले कामना जी आइए मिलिए, अभी और कुछ काम करना है। मैंने कहा क्या हुआ? फिर बोले कि इसको मैं बाद में बनाऊंगा, मुझे अभी और बड़े स्केल की पिक्चर बनानी। तो ऐसा क्यों सोचा उन्होंने कि मतलब बड़े स्केल मतलब आज़ादी के ज़माने की। हाँ, अच्छा। आज़ादी तो उनको आइडिया आया कहीं से कि उनको होगा ये, बहुत वो पढ़ते हैं बहुत, हाँ, उनकी नॉलेज बहुत है, वो ही गोज डीप इनटू एवरीथिंग। एंड मुझे भी बहुत उन्होंने एनकरेज किया कि आप ये करिए, ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी वो लिख ली रख ली कि वो बन जाएगी, नथिंग गोज वेस्ट, यू कैन गो ऑन कीप ऑन वर्किंग। मैंने कहा ओके। तो आज़ादी क्योंकि मैंने अब अपनी आँखों से देखी थी, मैं 9-10 साल की रही हूँगी, तो वो झंडा हमने लहराया था अपने स्कूल की छत पे जाके, रात के 12 बजे नेहरू जी की स्पीच सुनी थी, और इतने हम लोग एक्साइटेड थे आज़ादी के लिए। और हमको स्कूल में वो गाने सिखाए जाते थे कि भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, गांधी जी हैं और तिलक फिर से आए, राणा शिवाजी का फिर से उदय हो। मतलब इतनी हम लोगों को क्लासेस में, क्लास शुरू होने के पहले देशभक्ति के गाने, क्या करना है कंट्री के लिए, कंट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। तो वो फीलिंग हमारे, तो मैं तो बहुत छोटी थी, पर मेरे बहन, 2 बहनें मुझसे बड़ी थी और मेरा भाई, वो लोग जाते थे प्रभात फेरी में, और सुबह को, और कभी कभी मार भी पड़ती थी वो लोग, अंग्रेज़ उनको अगर वो लोग ज़्यादा घुसने की कहीं कोशिश करते थे कुछ। मैं तो बहुत छोटी थी तो वो लोग मुझे नहीं ले जाते थे, पर प्रभात फेरी में। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं आज़ादी का, कि रक्षाबंधन था और उसमें लड़कियों ने डिसाइड किया, जो मेरी बहन थी, एक 14 साल की, एक 16 साल की ऐसे थी, तो उन्होंने कहा हम राखी बांधने जाएंगे कलेक्टर साहब को। तो वहाँ कोई इतना पिटाई का डर नहीं था, तो मेरी माँ ने मैंने जिद की कि मैं भी जाऊँगी। तो वो वाक़या मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं उनके साथ गई। तो उन कलेक्टर साहब का इतना बड़ा बंगलो था कि पूछिए मत, और उसके बाहर इतने सिपाही खड़े हुए थे, वो घुसने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे। तो क्योंकि लड़के नहीं थे, लड़कियां थी तो टच भी नहीं करने में उनको थोड़ी हिचक हो रही थी, तो वो लड़कियां घुस गई। और वो उनको शायद दया, इंडियन ही तो थे वो सिपाही भी जो खड़े थे, तो उन्होंने वो अपने डंडे वंडे नहीं चलाए और सब अंदर घुस गए। तो फिर उनका जो अंदर का ऑर्डरली था, उससे लड़कियों ने कहा, मेरी बहनें और लोग, मतलब कम से कम 30-40 लड़कियां रही होंगी, तो इतनी बड़ी संख्या में देख के उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा उनको बुलाइए। तो बोले हम सर को बताते हैं अंदर जाके। नहीं, पहले बोले नहीं है, तो बोली तो हम धरने पे बैठे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, कभी तो आएंगे वो। फिर वो अंदर ही थे, तो अंदर आए, गए वो सिपाही, और उनको बताया कि वो लड़कियां इतनी सारी बैठी हैं बाहर, आपके लिए राखी लाई हैं। तो आखिर वो आए, इंडियन बॉय, वेरी पर्सनालिटी उनकी ऐसी थी कि सब लोग देख के कि भैया ये कहीं हमको डांटे नहीं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वो आए बाहर, बोले क्या चाहिए आप लोगों को? तो बोले आप हमारे भाई हैं, हम तो राखी बांधने आए, राखी बंधवा लीजिए हमसे। सबके हाथ में राखी थी, मेरे हाथ में भी थी। तो वो पहले झिझके, लेकिन फिर उनको लगा होगा कि एक राखी तो बांधनी चलो, उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, और वो जो लीडर थी लड़कियों की, उसने आगे बढ़ के उनके हाथ में 2-3 राखियाँ बांध दी। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनका चेहरा देखने लायक था। पता है उस राखी पे क्या लिखा था? डू और डाई, करो या मरो। राखी के दिन कोई बहन अपने भाई को ये विश करती है कि या तो करो या तो जाओ, करो या मरो। ये फीलिंग कितनी बड़ी बात थी। और मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे याद है कि उस आदमी का चेहरा हिल गया, शायद उसकी आंखें नम हो गई कि इतनी बड़ी बात ये लड़कियां आज मेरी बहनें मुझसे कह रही हैं। लेकिन कलेक्टर थे अंग्रेज़ों के, तो उनकी हिम्मत कुछ नहीं, पर उन्होंने कहा अच्छा जाओ, और अपने ऑर्डरली और सिपाहियों का इनको अच्छी तरह बाहर
पानी पिला दो और जाने दो। तो ऐसी ऐसी सीन हमने अपनी आँखों से देखे मैंने, और मुझे सब कुछ याद है। भगवान ने मेरे को मेमोरी ठीक दी है, तो मुझे याद रहती है बात। मुझे अपने बचपन की, जब से मैं 5-7 साल की हुई तब से मुझे हर बात याद है। तो विनोद के साथ मैं खुश हो गई। मैंने कहा हाँ, मेरा जितना अनुभव है मैं आपको उस कहानी, तो फिर मैंने उसके स्क्रीन प्ले में भी रही, मैंने डायलॉग लिखे इसके, मेरा क्रेडिट है डायलॉग्स का एंड स्टोरी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैं सीख गई कि स्क्रीन प्ले भी कैसे किया जाता है। और डायलॉग से मैं पहले से भी लिख रही थी टीवी वगैरह के, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, काम किया हमने उस पर। और अब जब वो फिल्म मैंने दोबारा देखी तो एकदम जिसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते आदमी कि हमने इतना काम किया था। अब से शायद 35 साल हो गए, कितने साल हो गए उतने। पर विनोद के साथ लिखना कोई आसान काम नहीं है। वो पहले दिन उसको कहते हैं बहुत ही अच्छा है कामना जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगले दिन फिर कहते हैं अभी और कोशिश करिए। तो मैं 2-3 दफ़े तो मैंने कहा विनोद अब मुझसे तो हो चुका, अब मुझे नहीं लगता मैं इससे। आपको याद है 42 में एक सीन है जहाँ प्ले हो रहा है जी, ठीक है, वो रोमियो जूलियट के ऊपर था। विनोद ने मुझे कहा हम इंग्लिश में नहीं दिखाएंगे, आप इसको हिंदी में कर सकती हैं। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो रोमियो जूलियट किताब रख के मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने कम से कम 6-7 सीन ऐसे थे जिनको वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो उसमें एक था कि वो कहती है उससे जूलियट कि ऊंची ऊंची दीवारों को लांग यहाँ तुम कैसे आए, खो बैठोगे प्राण अगर कोई ये पाए, तुम मुझसे मिलने आए हो। वो कहती है, तो जवाब में वो कहता है प्यार तो डरता नहीं संसार से, तीर या तलवार से, कौन मारेगा मुझे, मैं मर चुका हूँ 2 नैन के वार से। बढ़िया है। इतना इनको पसंद आया कि बोले अरे कामना जी आप इसको पूरे रोमियो जूलियट को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लीजिए, छप जाएगी आपकी, इतनी अच्छी होगी। मैंने कहा जब पहले इसमें तो डालो। फिर जब सीन शूट हुआ तो उसमें कट करके मैंने कहा अरे विनोद वो सारा नहीं। बोले अभी कामना जी डोंट गेट इमोशनली अटैच टू योर लाइन्स, अगर लंबा लंबा रखेंगे तो फिल्म कितना 4 घंटे की हो जाएगी, तो मुझे हर जगह कट करना पड़ता है। तो वो ज़रूरी है, मुझे 2.5 घंटे की फिल्म बनानी। तो ऐसे करके बहुत अच्छा अनुभव रहा और अब मुझे बड़ी खुशी है। उस वक्त तो मैं कभी कभी कहती थी विनोद तुम तो भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा उसकी वो करोगे ना, खिचड़ी पकाओगे ज़्यादा होगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे वर्ड्स भी रह जाएं। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम करते रहते थे। या जो उनको बहुत पसंद था कि वो कहता है जो मनुष्य अपने देश से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो सब लाइनें बहुत। पर वो मैंने दिल से लिखी थी, मैंने देखा था, मेरा अनुभव था, खाली किताबों से पढ़ के नहीं। मैंने तो वो इसीलिए वो अब देखिए कितना सब लोगों को कितनी अच्छी लगी दोबारा इतने सालों बाद। जी। उस आपके उसमें राइटिंग टीम में संजय लीला भंसाली भी थे उस वो उसमें थे 1942 करीब में थे। करीब। अच्छा। और 42 के उन्होंने गाने कोरियोग्राफ किए थे, फारा खान और उन्होंने संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली से बहुत दफ़ा मुलाकात मेरी, क्योंकि करीब हमने पहले लिखी ना, संजय उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गया था। हाँ, तो करीब बाद में बनी 42 के, पर तब तक कहानी बहुत चेंज हो गई। अच्छा, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस लिखते गए ना। अच्छा, लिखते गए तो सब मुझे लोग लगा कि 1942 की शूटिंग से पहले फाइनल कर लिया था आपने ड्रामा। हाँ, फाइनल कर दिया था, फाइनल हो गया था। विनोद ने कहा कि हम बाद में बनाएंगे। जब 42 हो गई उसके बाद मुझे फिर इनका फ़ोन आया कि निकालिए वो स्क्रिप्ट। मैंने कहा बना रहे हो? बोले हाँ करते हैं ना, इतनी मेहनत करिए, लिखा है। तो करीब की स्क्रिप्ट हमने वापस निकाल ली और उस पर काम फिर से शुरू हो गया। फिर और लोग फिर ये भी इन्वॉल्व हो गए ना, संजय था इन्वॉल्व और अभिजात जोशी जी।
सो अभिजात जोशी हाँ। समटाइम्स टेल्स मी कि सब आइडियाज़ और बाहर के बहुत आ गए और जो मेरी मेन कहानी थी हाँ, वो कहीं पीछे रह गई, हाँ, वो बहुत बदल गई। मतलब जिसको मैं अपने कैरेक्टर को, जो अपना हीरो है, उसको जो ओरिजिनल हमने लिखा था वो बनने वाला था यहाँ हीरो आके पर वो बाद में जो बनाई गई उसमें वो लॉन्ड्रोमैट में वो तो कपड़े धोने का काम करने लगा। जी। तो पता नहीं कहानी इतनी ज़्यादा इतने साल भी तो लग गए ना। आपने कब लिखी होगी? 92 में लिखी होगी? हाँ मतलब Final, मैंने हाँ। तो उससे पहले लिखी ना। हाँ, पहले लिखी और फिर 42 अब लव स्टोरी 97 से। में आई थी शायद वो, करीब या कब। हाँ। तो इसलिए वो कहानी बहुत ही ज़्यादा बदल गई। और पर नई लड़की वो नेहा को जो बनाया जी, वो भी सब शबाना। हाँ नए नए, तो शायद उतनी बड़ी बात नहीं बन पाई जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और पर अच्छी लगी सबको, स्वीट, एवरीबडी सेड इट्स अ स्वीट फिल्म। नहीं, मैं आज भी लोगों से मिलता हूँ जिनकी बहुत पसंदीदा मूवी है वो। पर आपने इतनी बड़ी, आपकी सारी फिल्में इतनी चली थी, वैसे करीब थी या भैरवी थी? भैरवी मेरे दिल के बहुत करीब। प्लस चैनल ने बनाई थी हाँ, भैरवी, अरुणा राजे ने डायरेक्ट की थी। तो उसकी भी इतनी रीच नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। हाँ, तो आपको लगा थोड़ा ऐसा डिसअपॉइंटमेंट था उस बात का? असल में क्या हुआ कि ये जो अरुणा राजे ने बनाई भैरवी, ये भी एक सच्ची कहानी पे आधारित है कि एक अंधे मास्टर जी थे, गाना सिखाते थे स्कूल में, कॉलेज में, और इतना गाना उनका मशहूर था, बिल्कुल ब्लाइंड, बचपन से पैदा ही वैसे। और उनके जीवन में ये लड़की आती है, कहाँ से आई, कहाँ से उसने वो पंडित जी को इतना अपने उसमें ले लिया, उनका खाना बनाने लगी, कहने लगी कि मैं गाना सीखने आई हूँ। और पंडित जी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते थे म्यूज़िक, और घर भी था उनके पास। तो कहाँ से ये लड़की आई उनको नहीं पता, आके बैठने लगी और उनसे उनकी सेवा करने लगी कि मुझे गाना सीखना है। पर उसे गाना वाना सीखना नहीं था। उसने पंडित जी को इतना इम्प्रेस कर लिया कि शादी, पंडित जी ने उससे शादी कर ली। तो वो कॉलेज की जो और टीचर थी, उन्होंने उसी वक्त सोचा कि ये तो बहुत चालाक लगती है, हमारे पंडित जी तो बहुत सीधे साधे हैं, पर उनको भी एक कंपेनियन चाहिए, और इतनी अच्छी मिल गई है, सबको खाना खिलाया, बहुत शादी हो गई। और वो लड़की उनके साथ 2 साल रही और फिर एक दिन गायब हो गई। उस 2 साल में उसने उनके सिवाय मकान के, क्योंकि मकान में उनका नाम था पंडित जी का, और बाकी उनका सब जेवर जो दिया था, जो उनके फिक्स डिपॉजिट पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो उसने वो भी सब लेके वो एक दिन गायब हो गई। पर तो जब मेरी बहन ने ये कहानी मुझे बताई थी, उनके कॉलेज में था कोई ऐसा कि वो अंधे पंडित जी के साथ ऐसा बुरा हुआ, तो मैंने रोट इट कहीं पे, मैं ये कर नहीं पाई कि कोई लड़की भी इतना बड़ा धोखा किसी आदमी को दे सकती। तो मैंने उसको मैंने और अरुणा जी ने, हमने बैठ के उसको, पहले ही मैं लिख चुकी थी, मैंने उसकी कहानी बनाई कि शी इज़ ब्लाइंड, शी इज़ ए सिंगर, और वो उसकी ज़िंदगी में वो लड़का आता है उसकी फादर की डेथ के बाद, फादर इज़ ए म्यूजिशियन, तो वो सिखाता अपनी बेटी को कि तू अपने पैरों पर खड़ी होगी, अंधा होने से कोई ये नहीं है कि तू कुछ कर नहीं सकती। तो इतनी बड़ी थी, सारे इलाके में मशहूर थी, और उसकी ज़िंदगी में वो कहाँ से आ गया, उसको बहका दिया, और वो भी खुश थी, उसने अपना सब कुछ दे दिया। भैरवी की कहानी वो है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ यूट्यूब पे देखिए, देखने लायक मूवी है। हाँ। और इतना अच्छा म्यूज़िक है उसका कि आप हिल जाएंगे, क्योंकि वो गाने की कहानी। हाँ। और वो लड़की ने भी बहुत, हीरोइन, बहुत ही अच्छा उसने एक्टिंग की। तो पर उसकी रीच इसलिए शायद नहीं हो पाई कि मतलब कास्ट उतनी नोन फेसेस नहीं थे, या डायरेक्टर उतना बड़ा नाम नहीं था। हीरो तो साउथ का था कोई। हाँ। और लड़की का नाम मैं भूल रही हूँ क्या है, जिसने मैं
एक्चुअली उसने हाँ, देख मतलब लेंगे। इतनी मशहूर हीरोइन नहीं थी कि हाँ। मगर वो इतनी कि हम इतने खुश हुए जिस दिन अरुणा जी ने मुझे वो मूवी दिखाई बना के, हम दोनों इतने गले मिले और हम इतने खुश हुए कि उतने बजट में, हमारा बजट बहुत टाइट वो था, भी हाँ। प्लस चैनल ने जितना दिया था उसमें अरुणा जी ने इतनी अच्छी मूवी बना के तैयार की। और फिर मुझे बुलाया, बोले कामना जी आप आ जाना, हम बैठ देखेंगे, औरों को भी बुलाया है, तो कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, आके देखिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उस दिन पहली दफ़े पूरी मूवी देखी और बाहर आके हम दोनों इतने खुश हुए, एक दूसरे के इतने गले मिले कि भाई इतने बजट में इतनी अच्छी मूवी और म्यूज़िक इतना अच्छा म्यूज़िक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्या म्यूज़िक दिया। जब मैं उनको कहानी, अरुणा जी मुझे ले गई थी, सुनाने गई, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हाँ कर देंगे, पर वो कहानी सुनने के बाद मतलब उनकी आंखें गीली थी, मुझे आज तक याद है, और उन्होंने उसी वक्त कह दिया हाँ। तो उन इतने दिल को छूने वाला उसका संगीत था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो सब ने जो देख के निकले उन्होंने भी हमें कहा कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है। पर जब उसके शो हो रहे थे तो अरुणा जी ने मुझे वहीं से फ़ोन किया कि कामना जी हॉल तो खाली, क्या करें। पर मुझे खुशी है कि अब यूट्यूब पे हर लोग देखेंगे उस मूवी को, क्योंकि वो सचमुच एक लड़की की ज़िंदगी की ऐसी कहानी है जो दिल को छूती है। जैसे करीब में के बाद जो है मुझे अनुपमा ने ऐसे बताया था एक इंटरव्यू में ही कि वो विनोद ने मुझे डेडिकेट की थी और वो बिल्कुल नहीं चली और उसके बाद हमने साथ काम करना ऐसे छोड़ दिया, मतलब साथ एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल कैपेसिटी में हम नहीं काम करेंगे क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी हाँ, वो है। जर्नलिस्ट है, वो किसी का इंटरव्यू नहीं करती। हाँ। तनुजा का भी, ना विक्रम का, ना मेरा। हाँ। नहीं करती। पर आपने उनके साथ काम क्यों नहीं किया विनोद के साथ उसके बाद, करीब के बाद 1942 के बाद, क्योंकि आप रिलेटिव्स थे अब इसलिए? हाँ। अच्छा। टू क्लोज फॉर कंफर्ट। यू कैन नॉट फाइट एंड डिस्कस जिसके ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, वो भी थोड़ा हिचकेंगे और मैं भी शायद ना कह पाऊँ, तो इसीलिए मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं भाई मुझे इन्वॉल्व करो या कुछ करो। तो लेकिन तनुजा ने एक फिल्म बनाई थी करीब करीब सिंगल, वो मेरा एक प्ले मैंने रेडियो के लिए लिखा था किसी ज़माने में। हम लोग ना हवा महल एक प्रोग्राम होता था, उसके लिए मैं बहुत लिखती थी। वो सिर्फ 15 मिनट्स का होता था, पर उसमें कोई हंसी की बात हम लोग विविध भारती से होता था, तो उसके लिए बहुत लिखा था। तो शायद उसके लिए लिखा होगा प्ले कि वो लड़का बहुत ही रोमांटिक है और बार बार वो कविता लिखता है, तो उसका 3 बार प्यार होता है और 3 बार वो छोड़ के उनको किसी वजह से वो चली गई। सबसे पहली तो गांव वाली थी, फिर पढ़ने आया शहर, वहाँ मिली, फिर एक बहुत रिच लड़की थी जो उसकी कविता पे बहुत निसार हो गई, और तो उसके फादर ने कहा कि तुम इसको खिलाओगे क्या और पहनाओगे क्या, इसके कुत्तों का इतना खर्च है जितना कि तुम सारे ही तुम्हारी कविता। तो वो इट वॉज ए फनी दिस थिंग। तो वो सोचता है कि वो सब मेरे लिए रो रही होंगी, तो वो तीनों दुखी हैं, तो मैं कैसे अपना घर बसा लूँ। तो उसकी एक पड़ोसन है, एक्चुअली शी लव्स हिम वेरी मच, स्टेनोग्राफर है, फिर वो कहती है कि जाओ मिल के आओ, ये तुम्हारे कमरे का क्या हाल हुआ पड़ा है, तुम काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, ये क्या है, जाओ। तो वो मिलने जाता है और वो उन तीनों से मिलता है और वो बड़ी खुश हैं अपने अपने। उल्टा उससे कहती हैं कि योगी जाओ कुछ काम करो, घर बसाओ, तुम्हारी माँ हर वक्त यही कहती है, गाँव वाली कहती है कि वो कहती रहती है ना कुछ काम करते हो ना बस ऐसी कविता लिखने से पेट भरता है क्या। और जो मिडिल क्लास थी, जिससे कह रहा था, जो गई थी विदा के टाइम की कह के कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ ही रहेगी, शरीर कहीं भी रहे। उसके यहाँ गया तो वो तो इंस्पेक्टर से शादी हुई थी, तो वो इतनी खुश कि उसने हाँ, हमने देखा भी था मूवी में कि आई थिंक मूवी में वो पोएट नहीं थे, कवि नहीं थे, पर उनका नाम फिर भी योगी था करीब करीब। नहीं लिखते थे ना उस जमाने में। हाँ। जब उससे मिलते हैं वो नेहा धूपिया के कैरेक्टर से, तो वो कहती है ना कि मैं इनकी कविताओं पे एक्चुअली वो जो लास्ट वाली जो बहुत रिच थी उसने तो अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस भी करा दिया था
कि यू नो वंस अपॉन ए टाइम आई वाज इन लव विद हिम, ही यूज्ड टू राइट सच गुड पोएट्री। फिर बाहर बोली कि मेरे हस्बैंड की बड़ी बड़ी मिल्स हैं, नौकरी वो चाहिए तो मेरे वो लगवा दूंगी मैं। तो वो इतना नाराज हुआ कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था कि मैं नौकरी ढूंढने आया। सो इट वाज ए फनी दिस थिंग एंड ही कम्स बैक, ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। सो देन बाय दैट टाइम ही कम्स होम, तो उस लड़की ने जो पड़ोसिन थी उसने उसका घर वर ठीक कर दिया। वो कहती है मिला है, बोली हाँ मिला है, सब खुश है। तो बोला तुम भी खुश हो जाओ। तो लाइक दैट इट वाज ए फनी स्किट विच तनुजा एंड हर राइटर्स दे रोट इट, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व। ओके। हाँ, मेरा वही। पर आपने देखी तब कैसे लगा? कि मुझे लगता है वो बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी, कहानी शायद आपने पहले लिखी हो पर बहुत मॉडर्न हाँ फिल्म। हाँ, दीज गर्ल्स दे टर्न्ड इट ऑन इट्स साइड। कहानी को उन्होंने बहुत आज की कहानी बना दिया। मेरी कहानी यू नो ज़्यादा तीनों से मिलने गया और तीनों से क्या क्या बात हुई वो हुआ, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी। करीब करीब सिंगल से फनी। आपको इरफान का परफॉर्मेंस कैसा लगा? हाँ, ही वाज वेरी नाइस। हाँ, हाँ मतलब बहुत ही फनी थे उसमें। हाँ वही मैं मतलब उन्होंने जब कहानी सुनी थी बहुत सोचते रहे कि करूँ ना करूँ, क्या है इसमें, इसमें दिस शुड कम आउट कि ही इज सो सेंटिमेंटल and he's still thinking about those girls. He goes and meets them. तो वो तो होता है। तो वो इसको तनुजा को आइडिया पसंद आ गया कि आई वांट टू मेक ए मूवी ऑन दिस, और फिर इन लोगों ने उसको डेवलप किया, गज़ल और तनुजा ने, और अच्छी बन गई, लोगों को पसंद आई। फिर इरफान कैसे कन्विंस हुए कि कर ही लेता हूँ? इन लोगों ने किया होगा, मैं तो कभी नहीं मिली। अच्छा। हाँ, मेरी बात कभी नहीं हुई। पर हाँ, उसका जब ट्रेलर का वो हुआ था तब भी मैं गई थी, मुझे बुलाया था स्टेज पे और प्रीमियर पे भी गई थी। तो बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने। बहुत इस बात का दुख है कि इतने यंग चले गए और काम नहीं कर पाए, पर उस मूवी को अच्छा बना गए वो। और अब 6 तो बन चुकी हैं, 1-2 कहानी और है मेरे मन में बहुत, जो मुझे मेरे दिल के करीब है। लिखी है आपने? लिखी हुई। तो आप मतलब मैं, हाँ, अगर कोई सुनेगा तो मैं सुना सकती हूँ। किसके साथ काम करना चाहती हैं? आई एम श्योर ये कोई देख रहा होगा, क्या पता फिर। नहीं, बिल्कुल कोई तो आपके मन में होगा कि कहानियाँ तो मेरे चारों तरफ, मैं कोई भी बात जो मेरे दिल को छूती है उसको मैं भूल नहीं पाती, मुझे याद रहता है कि ऐसा हुआ। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं दिमाग में जो बन सकती हैं, मगर आजकल का वातावरण कुछ अलग ही है, अलग ही तरह की सोच है। तो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि दुनिया बदलती है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है। मैं तनुजा से एक इंटरव्यू में वो मुझे बताई थी, मैं उनसे पूछा था कि आप जो 90s में आपने काम करना स्टार्ट किया था और अभी तक वो जो मूवीज़ कर रही हैं या शोज़ कर रही हैं, उनमें वो सारी जो हैं वुमेन जो हैं वो फोर फ्रंट में हैं, मतलब सारी वुमेन कैरेक्टर्स हैं। तो मैं कहा ऐसा क्यों है कि आपने कभी बनाया ही नहीं कुछ और? तो बोली कि क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम बन रही हैं मूवीज़, बहुत कम, जितने होने चाहिए वुमेन कैरेक्टर्स, जितने वुमेन राइटर्स होनी चाहिए। मतलब आप 80s में बहुत ही कम राइटर्स रही होंगी वुमेन राइटर्स, और वुमेन डायरेक्टर्स भी। आपको लग रहा है कि अभी कैसा है वो माहौल, कि काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, पर क्या काफ़ी हैं ये? नहीं, काफ़ी तो नहीं है, पर हाँ संख्या बढ़ रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। लड़कियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। किसी भी जगह आप जाइए, चाहे टेक्निकल साइड है, चाहे साइंटिफिक साइड है, या फिल्म बनाने की बात है, या कहीं भी दिख रही हैं, विजिबल हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आजकल माँ बाप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं वो करें। क्योंकि देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कभी ये देख के कि IIT में किसी लड़की ने फांसी लगा ली, किसी को मेडिकल में भेज दिया और उसने वहाँ जाके वो चली गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन वो शायद वो दिल से नहीं गई थी या क्या हुआ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी माता पिता के लिए भी कि एम्बिशियस होना अच्छी बात है, हर एक चाहता है कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ें, करें, लेकिन
उनको इस बात की आज़ादी दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको ये हक है, उनका राइट है कि वो, उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बना सकते। बनाएंगे तो उसमें ना उनका मन लगेगा और वो बेमन से काम करेंगे, दुखी होंगे। और किसी बच्चे का चला जाना माँ बाप के लिए इससे बड़ी दुर्घटना और कोई कितना पश्चाताप उनको होता होगा कि भाई हमने क्यों भेजा, नहीं जाना चाहिए था। ऐसे 2-4 केस मतलब मैंने काफ़ी क्लोज लोगों के सुने। तो इसलिए अब देखिए ना, जब ये विक्रम ने आर्ट्स लेने का सोचा तो एक दफ़े मेरे मन में ये आया था, मैं बात कर रही हूँ 70s 80s की, उस ज़माने में राइटर होना मतलब, मैंने विक्रम से कहा जब उसने कहा मुझे साइंस नहीं लेनी है, और 12th तक वो मेयो कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ उसने टॉप किया था, उसका हर चीज़ में डिस्टिंक्शन था। फिर यहाँ जब आया पढ़ने के लिए बीए में, तो 2-3 दिन साइंस की क्लासेस में गया, तीसरे दिन आके बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे आर्ट्स में जाए। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा विक्रम मेरे लिए ठीक है ये, मैं कहानी लिखती हूँ रेडियो के प्लेस में, ठीक है, इट्स पॉकेट मनी, जो भी चेक आ गया, लेकिन भाई तुमको तो अपनी फैमिली चलानी पड़ेगी, देखना। पर मेरे हस्बैंड ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि नहीं ये मत कर। वो बोले कि वो 2-3 दिन गया है, कुछ सोचा होगा ना, ठीक है। तो उसने आर्ट्स ले लिया, उसमें इतनी मेहनत की और बाहर भी चला गया पढ़ने वो, और उसने अपने आप अपने बलबूते पे जो भी किया वो मतलब आपकी पूरी फैमिली ही राइटर से भरी हुई है। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे और बाकी तो सब ये आपकी ग्रैंड डॉटर भी राइटर बन गई। हाँ, वो भी वही कर रही है। तो इसलिए वो तो ज़माना पुराना था। आज के ज़माने में तो जो जिसको चाहिए, जिसमें जिसका मन है, आजकल स्कोप कितना है, आप कर सकते हैं काम, निकल सकते हैं आपकी जो। तो ये बात माँ बाप को भी समझनी पड़ेगी और बच्चों को भी अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी कि भाई हमको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, हमको राइटर, ठीक है, स्ट्रगल करेंगे। और अगर वो किसी वजह से नहीं भी हो पाया तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 70 साल में हम आगे नहीं बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, बहुत तरह के, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। तो जैसे अभी फिल्म्स के बाद स्ट्रीमिंग भी आया है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, विक्रम की स्टोरी को अडेप्ट किया था सेक्रेड गेम्स को। तो वो शो आपको मतलब आपको देख के ऐसा लगा कि अरे ये बहुत बदल गया है एंटरटेनमेंट, बिकॉज उसमें वो मतलब एक्शन बहुत था, वायलेंस भी था, तो आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया, या फिर आपको अच्छा लगा वो? नहीं, मतलब वो 800 पेज का नॉवेल है, 800 पेज, इट वाज सिटिंग ऑन माय डाइनिंग टेबल फॉर 2 months, जो मैंने पढ़ के उसको पूरा पढ़ा। तो उस किताब की सच्चाई है, इट्स फ्रॉम क्रिमिनल वर्ल्ड, तो वो है। अब उसको वो कैसे 800 पेज की किताब को उतने 8 एपिसोड में या 2nd सीज़न का हुआ, कैसे करेंगे, ये बहुत कुछ डायरेक्टर और उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको क्या दिखाना था और क्या नहीं दिखाना था, क्या करना था, ये इट्स देयर डिस्क्रिप्शन व्हाट टू डू। तो क्योंकि मैं तो आज भी मेरी जैसी मैं लव स्टोरी हैं उसी में बिलीव करती हूँ और वही मैं लिखती हूँ। तो अगर कहानियाँ तो बहुत हैं, अपने आसपास ही इतनी कहानियाँ होती हैं, उनको बनाने वाला चाहिए। सारी बात ये है। हाँ। आपको नई देवदास कैसी लगी थी, जो बंसाली, संजय लीला बंसाली ने बनाई थी, जो शाहरुख के साथ? हाँ, मतलब वो कुछ भी करते हैं कहानी के साथ। वो कुछ भी डालते हैं। और मैं संजय को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, करीब जब बन रही थी तब से। और आपको लगा था कि वो ऐसे डायरेक्टर बन जाएंगे इन द कमिंग इयर्स तब? हाँ, कुछ उसमें था तो स्पार्क। और बल्कि खामोशी की कहानी तो उन्होंने मुझे पूरी सुनाई थी बैठ के, एक दिन मेरे यहाँ आए थे जब हम ये बना रहे थे करीब। उसमें शायद मनीषा कोइराला और सलमान, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास। तो टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, और उसका विजन बहुत बड़ा है। तो उस विजन में क्या होता है कि कभी कभी वो
कहानी को बड़ा बनाए, एटलीस्ट देवदास, औरों की बात मैं नहीं कर रही, जी। पर देवदास में मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ आई डोंट नो कि आज के समय के हिसाब से बदला उन्होंने, या जो भी किया तो थोड़ा बहुत ग्लैमरस हो गई पिक्चर। हाँ, और कहानी भी किधर की किधर, मतलब वो तो कभी पार्वती और वो तो मिली नहीं मिली थी, नहीं थी। और उन्होंने नाच भी साथ में, उनका डांस भी दिखा दिया, तो उसका विजन बहुत बड़ा है। अपने हिसाब से शायद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एज ए बुक रीडर जो मैंने कहानी देवदास की पढ़ी थी, उससे ये बहुत कुछ अलग हो गई दूसरी। तो अगर उसका देवदास नाम हो के कुछ और नाम होता तो पर हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, और आप चाहते हैं कि आपके पास जो कहानियाँ हैं वो बनाएं, मतलब आपका विजन क्या है, आपके पास जो कहानियाँ रखी हैं? नहीं है, पर आई थिंक ही इज़ टू बिजी, he is too busy. इज़ टू बिजी मेकिंग ऑल दीज फिल्म्स, एंड मैं अब बार बार किसी को जान पहचान क्योंकि है इसलिए परेशान करूँ, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं खुश हूँ जितनी मैंने बना ली, लेकिन मैं कहती हूँ कभी कभी तनुजा से कि अभी 7 नंबर मेरा लकी नंबर है। जो भी एक 7वीं फिल्म अगर मेरी बन गई मेरे लाइफ टाइम में तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और नहीं बनी तो भी ठीक है। जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मतलब हम तो चाहते हैं कि आपकी 7वीं 8वीं 9वीं बन जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इतना, और हमें बहुत अच्छा लगा पूरी आपकी जर्नी, और आपके साथ साथ एक जो देश की सिनेमा की जर्नी भी हमें जानने को मिली साथ साथ। आपका इतना एक्सपीरियंस है तो हम तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग, थैंक यू।